दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आज 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है। ये दिन समान अवसर, न्याय और ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ताकि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकार मिल सके। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ, जो देश दुनिया पर डाल रही है गहरा असर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत और कतर के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, बल्कि ये सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, कल्चर एंड एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में भारत और कतर एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए वाटरवे टर्मिनल की जमकर सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए बड़ा कदम बताया। इस टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ शिपिंग सर्बानंद सोनेवाल और भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर लेओम्पो नामग्याल दोरजी ने मिलकर किया। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर से दिसंबर वाली क्वार्टर में शहरों में 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 6.4% हो गई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 6.5% थी। आप यहाँ पर टेबल पर देख सकते हैं। वहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं, वो इस बार बढ़कर 50.4% हो गई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये 49.9% थी। दोस्तों, ये आंकड़े सरकार, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री और आम जनता सभी के लिए ये डेटा जरूरी है ताकि वे समझ सके कि देश की अर्थव्यवस्था और नौकरियों की स्थिति कैसी है। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी मतदान है और हर भारतीय नागरिक को जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है जरूर वोट देना चाहिए। वहीं इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ दिल्ली आए और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद मोदी जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनकी ऋषि सुनक से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही दोस्तों, पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी, तो आखिरकार उसे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने का फैसला लेना ही पड़ा। सरकार ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों का 31 दिसंबर 2024 तक का बकाया 21 मार्च 2025 तक चुका दिया जाएगा। दरअसल पिछले 2 सालों से सरकार ने इस योजना के तहत अस्पतालों को पैसा नहीं दिया था, जिसकी वजह से कई निजी अस्पतालों को भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही राजस्थान विधानसभा में बजट स्तर जारी है और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल 2 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में साफ पानी की सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जल जीवन योजना की अवधि बढ़ाकर 2028 तक कर दी गई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी नाम की एक नई योजना शुरू करने की घोषणा भी की। महाकुंभ में आस्था, आनंद और अध्यात्म का रंग हर दिन और गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। अमृत स्नान के मुख्य दिन खत्म होने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले दफ्तर छोड़ने की इजाजत दी है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जबकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस बीच महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने देवेंद्र फडणवीस सरकार से भी ऐसी ही छूट देने की मांग की है। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली में 65 इमारतों को तोड़ने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इसका सीधा असर इन इमारतों में रहने वाले 6500 लोगों पर पड़ेगा, जो अब पुनर्वास की परेशानी झेल रहे हैं। ये सभी इमारतें डोंबिवली ईस्ट और वेस्ट में अलग अलग जगहों पर बनी थी। खास बात यह है कि इनमें से 35 प्लॉट ऐसे थे जो असल में गार्डन, मैदान और अस्पताल के लिए रिजर्व थे, लेकिन वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। साथ ही उत्तराखंड में अब कड़ा भू कानून लागू होने वाला है। दरअसल लंबे समय से राज्य में सख्त भू कानून की मांग उठ रही थी और इसे लेकर आंदोलन भी हो रहे थे। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी ने बजट स्तर में नया भू कानून लाने का वादा किया था, जिसे अब सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। पाकिस्तान ने दोस्तों एक बार फिर इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का राग छेड़ दिया है। हाल ही में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन भारत ने तुरंत ही उसे करारा जवाब दिया। भारत के राजदूत ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और है, हमेशा ही रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की भी कड़ी आलोचना की और साफ कर दिया कि ऐसी बातें बेकार हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक, जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है, वो अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के साथ समझौते की शर्तों को फिर से तय करने वाली है। कंपनी ने ये भी साफ किया है कि इस प्रोसेस का असर असली बिक्री पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के वाहन प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, वो भी बस टेम्परेरी फॉर्म में। साथ ही बता दें कि डिफेंस सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इसकी बड़ी वजह थी रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार एफडीआई पॉलिसी और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस में छूट देने वाली है। इससे डिफेंस सेक्टर को ग्रोथ का बड़ा फायदा मिलेगा। बीएसई पर ये शेयर इंट्राडे में 15% तक चढ़ गए। वहीं बता दें कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने एक तय इनकम चाहते हैं तो LIC आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन लेकर आया है, स्मार्ट पेंशन प्लान। दोस्तों, ये एक सिंगल प्रीमियम वाला इमीडिएट पेंशन प्लान है, मतलब एक बार पैसे जमा करिए और फिर पेंशन मिलती रहेगी गारंटेड। इस प्लान की कुछ खास बातें हैं। एक बार इन्वेस्ट करो, जिंदगी भर पेंशन पाओ, पैसे की सुरक्षा और भविष्य की टेंशन खत्म। LIC की गारंटी के साथ पूरी भरोसेमंद स्कीम है। दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, RBI ने हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन इसके बावजूद कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि पिछले 9 महीनों में बैंकिंग सिस्टम में कैश की कमी बनी हुई है। इसके अलावा कंपनियां ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड जारी कर रही हैं ताकि फंड जुटा सके। साथ ही सरकार ने MSME सेक्टर के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर करने वाली एक नई गारंटी स्कीम लॉन्च की है। इससे छोटे कारोबारियों को फंड मिलने में आसानी होगी, जिससे वे निवेश कर सकेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। असल में MSME बिजनेस के लिए पैसा जुटाना हमेशा से एक बड़ी दिक्कत रही है, जिससे वो ग्लोबल मार्केट में बाकी देशों की कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस स्कीम से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही बात करें अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो भारत 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहा है और ये मिशन कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। इस बार सिर्फ चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाने की प्लानिंग है। इस मिशन में सबसे खास बात यह है कि स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो अब तक सिर्फ कुछ ही देशों ने की है। इसी के साथ आपको बता दूं कि सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस में फंसी हुई हैं, लेकिन अब जल्द ही धरती पर वापस आने वाली हैं। दरअसल 5 जून 2024 को वो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से नासा के एक मिशन पर गई थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई। अब हाल ये है कि सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर स्पेस में अटके हुए हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, नासा इस मामले को सॉल्व कर रहा है और जल्द ही वो दोनों सेफली धरती पर लौट आएंगे। इसी के साथ बता दें कि जिस AI पिन को लेकर इतना हाइप था, जो लोगों को लग रहा था कि स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकता है, वो खुद ही खत्म होने जा रहा है। हुमेन नाम की ये कंपनी जिसने AI पिन बनाया था, अब HP के हाथों बिक चुकी है। ये डील $116 मिलियन यानी कि करीब दोस्तों 1000 करोड़ रुपए में हुई। जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था तो बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि स्मार्टफोन का जमाना खत्म होने वाला है, लेकिन अब खुद इस प्रोजेक्ट पर ही फुल स्टॉप लग गया। साथ ही भारतीय सेना को इस साल 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें मिलने वाली हैं और यही नहीं, 2026 तक 1 लाख और राइफलें देने का भी प्लान है। ये सब रूस के साथ हुए एक बड़े डील का हिस्सा है, जिसका मकसद भारतीय जवानों को दुनिया की सबसे एडवांस और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल्स देना है। वैसे 2024 में 35,000 राइफलें पहले ही डिलीवर हो चुकी हैं। साथ ही भारतीय नौसेना और फ्रांस के बीच 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। ये डील करीब 60,000 करोड़ रुपए की होगी। रक्षा सूत्रों का कहना है कि ये सौदा सिर्फ नौसेना के लिए ही नहीं, बल्कि इससे भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स को भी अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। मतलब इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अब राफेल M की जबरदस्त ताकत दिखेगी। साथ ही भारत और इटली ने अपनी पार्टनरशिप और मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इटली की अवर सचिव मारिया त्रिपोदी और भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो बाटोली से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने एग्रीकल्चर, डिफेंस, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट जैसे अहम सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही दोस्तों, एलन मस्क के नेतृत्व वाला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी लगातार यूसैड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से जुड़ी अहम जानकारी शेयर कर रहा है। कुछ दिन पहले डॉज ने बताया कि यूसैड ने भारत समेत कई देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। अब इसका असर किन किन देशों पर पड़ेगा और इसके पीछे असली वजह क्या है, ये देखने वाली बात होगी।
वहीं आपको बता दूं कि रियाद में अमेरिका और रूस के टॉप राजनयिकों की मुलाकात हुई, जहां युद्ध खत्म कराने और दोनों देशों के रिश्ते सुधारने पर चर्चा हुई। इस बातचीत में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए खास टीमें बनाने पर सहमति बनी है। ये टीमें ऐसा हल निकालने की कोशिश करेंगी जो सभी के लिए ठीक हो और लंबे समय तक टिका रहे। साथ ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने हाल ही में अपनी वेबसाइट से ताइवान की आज़ादी को सपोर्ट नहीं करते वाला बयान हटा दिया। बस इसी बात पर चीन भड़क उठा। पिछले हफ्ते अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक चीन नीति छोड़कर ताइवान को एक अलग देश की तरह मान्यता दी जाए। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया। बस फिर क्या था दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैंस भड़क उठे और कहने लगे कि भले ही भारत टूर्नामेंट में ना खेल रहा हो, लेकिन नियम के मुताबिक मेजबान देश को सभी 8 टीमों के झंडे लगाने होते ही होते हैं। बात करें अगर हम इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की, तो अगर आप दिल्ली, यूपी, राजस्थान, नोएडा या मुंबई में रहते हैं तो छतरी तैयार रखिए। अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है और तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो फिर से सक्रिय हो गया है। इसका असर सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी रहेगा, जहां बर्फबारी और बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक मामला पहुंचने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को सख्त नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है पर्यावरण को गंदा करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब निगम से पूछा गया है कि क्यों ना हर महीने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। और हाँ, ये पेनल्टी अभी से नहीं बल्कि अप्रैल 2020 से जोड़ी जाएगी, यानी जुर्माने की रकम काफी भारी पड़ने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs। ये स्कीम खास तौर पर छोटे और मीडियम बिजनेस जैसे छोटे कारखाने, दुकानें आदि के लिए हैं, ताकि उन्हें अपना काम बढ़ाने में मदद मिल सके। इस स्कीम के तहत अब इन्हें बिना किसी जमानत के 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिससे वे प्लांट, मशीनरी या जो भी उन्हें अपने बिजनेस के लिए जरूरी चीजें खरीदनी है वो ले सकेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल में 24-25 फरवरी को एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, जिसमें पहली बार 15 देशों के करीब 500 NRI भी शामिल होने जा रहे हैं। इसमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे देशों से बड़े प्रतिनिधि आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस समिट के साथ एक प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी होगी, जिसमें दुनिया भर में फैले प्रवासियों, खास करके फ्रेंड्स ऑफ MP टीम के लोग भी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ फोन पे ने अब एक नया सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिससे आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकनाइज कर सकते हो, यानी अब फोन पे ऐप पर कार्ड को एक खास टोकन में बदल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अब आप फोन पे के जरिए बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रैवल टिकट बुकिंग, बीमा खरीदने और पिन कोड के जरिए पेमेंट जैसी चीजें कार्ड से कर सकेंगे। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही सभी बड़े स्नान पर्व खत्म हो चुके हों, लेकिन लोग अब भी वहां पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन और बाकी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति को संभालने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने भीड़ को मैनेज करने के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में एक डॉक्टर दंपति ने सच में बहुत बड़ा कदम उठाया है। बिना दहेज के शादी की। दूल्हे ने तो सिर्फ 1 रुपया शगुन लिया और शादी पूरी तरह से सादगी से हुई। ये सब डॉक्टर रमेश रोहिल्ला की पहल पर हुआ। ये खुद रिटायर्ड SDO हैं। उनके बेटे डॉक्टर अरुण रोहिल्ला ने भिवानी की डॉक्टर संतोष से शादी की और दोनों ने समाज के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की। अब ये शादी बहुत चर्चा में है और लोग इसे बहुत सराह रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के सीधे जिले में एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ। बोलेरो महाकुंभ जा रही थी, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को गांधी अस्पताल और रीवा भेजा और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही कुछ साल पहले एकता कपूर की एक वेब सीरीज में भारतीय सैनिकों का अपमान करने का मामला सामने आया था। इस पर हिंदुस्तानी भाऊ, जो कि एक विशाल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सिर्फ एकता कपूर का ही नहीं बल्कि उनके माता पिता शोभा और जितेंद्र कपूर का भी नाम लिया गया था। साथ ही अब देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो गई है। वे राजीव कुमार की जगह ये पद संभालेंगे। ये फैसला PM मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के 3 सदस्यीय कमेटी ने लिया है, लेकिन चुनाव आयुक्त का चयन 2:1 के बहुमत से हुआ है।
साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, इन लोगों को बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने UPSC को आदेश दिया है कि EWS कैंडिडेट्स को सिविल सर्विस परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए 5 साल की आयु सीमा की छूट दी जाए और तो और इन्हें दूसरे आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट्स की तरह 9 अटेम्प्ट भी मिलेंगे। वहीं दुनिया के पहले घोषित समलैंगिक इमाम मोहसिन हेंड्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका में हत्या कर दी गई। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक इमाम मोहसिन को गके बरहा शहर के पास गोली मारी गई। वो समलैंगिक समुदाय और दूसरे हाशिए पर पड़े मुसलमानों के लिए एक सुरक्षित मस्जिद चला रहे थे। वहीं अब सीमा पर रक्षा करते या आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सैनिकों के विवाहित भाई भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पा सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में नियमों में संशोधन किया है ताकि शहीदों के भाई को सरकारी नौकरी मिल सके। अब तक शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा उनके विवाहित भाइयों को भी मिल सकेगी। साथ ही भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने फिलीपीन में तिरुवल्लुवर की एक शानदार प्रतिमा का अनावरण किया। ये अनविलिंग सेबू शहर के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हुआ। भारतीय दूतावास ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य के महान कवि और दार्शनिक थे और ये कदम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। साथ ही सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 774 रुपए सस्ता होकर 85,254 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसका रेट 85,998 रुपए था। 14 फरवरी को तो सोने ने अपना ऑल टाइम हाई 86,079 रुपए तक छू लिया था। यानी पिछले कुछ दिनों से दाम में हल्का उतार चढ़ाव चल रहा है। इसी के साथ अब ठंड धीरे धीरे खत्म हो रही है और गर्मी बढ़ने लगी है। दिन में तेज धूप निकल रही है, लेकिन रात में अभी भी हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रात का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।